नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी, ये बायोलॉजी इंटर क्लास का चैप्टर नंबर 13 है, जैव विविधता और संरक्षण। और एक बात तो ये है कि अगर इसके अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं मिले आपको, तो हमारी गलती है। अगर आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा, नहीं तैयार किया, तो वो आपकी गलती होगी। ठीक है? यानी इसका मतलब है कि सब कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के जो भी आप आएगा, इसी क्लास के अंदर से मिलने की पूरी उम्मीद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता की परिभाषा व जैव विविधता अक्षति के कोई दो मुख्य कारण बताइए। जैव विविधता क्वेश्चन है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, ये क्या होता है? सुनिए, देखो, जैव विविधता तीन तरीके से समझाई जा सकती है। एक तो यह है कि जैसे आपने देखा होगा, इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रजातियां हैं। जैसे एक कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, और पशु पक्षी हो गई या इंसान हो गए। ये सब जो हैं अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग किस्म की प्रजाति हैं, तो ये भी जैव विविधता कहलाती है। दूसरा, एक ही प्रजाति के अंदर, जैसे कुत्ता है एक, इसके अंदर अलग अलग नस्ल पाई जाती है, नस्लें, या गाय है, गाय के अंदर अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं, यानी विविधता है अलग अलग तरह के। तो एक ये होती है, इसको भी जैव विविधता कहते हैं। तीसरा प्रकार जैव विविधता का क्या होता है? जैसे जो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आता है, जैसे जैसे आपका नदियां, समुद्र, पहाड़, वन, जंगल, ये अलग अलग किस्म के हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए। तो ये भी जैव विविधता है, ये भी जैव विविधता है, ये भी जैव विविधता है। तो जैव विविधता किसे कहते हैं? जीव जंतुओं की अनेकता को, अनेक रूप को, अनेक नस्लों को, अनेक प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। यही इसके अंदर दिया हुआ है। पृथ्वी पर जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। यह शब्द सर्वप्रथम जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा प्रयोग किया गया था। जैव विविधता में सभी जीव जातियां, समष्टियां, उनके बीच आनुवांशिक विभिन्नताएं आती हैं। इसकी अक्षति के मुख्य तीन कारण कौन कौन से हैं? यानी जो जीवों में, जीव जातियों में, जीव की जातियों में, समष्टियों में, या उनके बीच जो भी आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी एक कुत्ता है, उसकी अलग अलग आनुवांशिक लक्षणों पर अलग अलग किस्में हैं, नस्लें हैं, वो सब भी जैव विविधता के अंदर ही आता है। जैव विविधता की अक्षति यानी हानि के मुख्य तीन कारण कौन कौन से हैं? पहला है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की अत्यधिक कटाई। इसका तात्पर्य है वनों की अत्यधिक कटाई, एक इसका कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण क्या है? प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण के कारण भी कई प्रजातियां, कई नस्लें, कई जीव जंतुओं की जो जातियां हैं वो नष्ट होने के कगार पर है। और एक है अत्यधिक शिकार व संसाधनों का दोहन। अत्यधिक शिकार के कारण किसी जाति का, जैसे बारहसिंगा है, कस्तूरी मृग है, इस तरह से कई ऐसी जीव जंतुओं की जातियां हैं जिसका शिकार होने की वजह से बहुत ही कम रह गई हैं। या संसाधनों का दोहन। दोहन का मतलब होता है अति प्रयोग करना किसी भी संसाधनों का, तो वो भी सब जैव विविधता के लिए हानिकारक है या अक्षति के कारण है। दूसरा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तप्त स्थल या हॉटस्पॉट क्या होता है? भारत में स्थित किन्हीं दो तप्त स्थलों के नाम बताइए। तप्त स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर किसी किस्म की कोई जीव जंतु की जाति पहले रहती थी, लेकिन अब वहां की परिस्थिति या वातावरण या प्रदूषण के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वहां उस प्रजाति को रहना मुश्किल हो गया है, या बहुत ही कम बची है वहां पर, या फिर समाप्त हो गए हैं वहां उस स्थान से वो प्रजाति, वो विशेष प्रकार के जीव जंतु की जाति या पेड़ पौधे की जाति। तो वो स्थान हॉटस्पॉट या आपका तप्त स्थल कहलाता है। वह भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है। जैव विविधता वही जीव जंतु वनस्पतियों की जो किस्में हैं वो संकट में हो तो तप्त स्थल कहलाता है।
भारत में दो प्रमुख तप्त स्थल, एक पूर्वी हिमालय है, यहाँ के भी जीव जंतुओं की जो नस्लें पहले होती थी अब वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है, और एक है इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट के अंदर। ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता के कोई चार महत्व लिखिए। जी, जैव विविधता के कोई चार महत्व लिखिए। जैव विविधता से यानी हमें क्या फायदा होता है, क्यों जरूरी है। देखो, अगर जीव जंतुओं की अलग अलग किस्म होगी, पेड़ पौधों की अलग अलग किस्में होंगी, विविधता होगी, तो हम अलग अलग किस्मों की जो वैरायटी है, विविधता है, उससे हम अलग अलग प्रकार के फायदे उठा सकते हैं, वो अलग अलग तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो पहला तो यही है कि जैव विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन, चारा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्योंकि कुछ देखो, कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु ऐसे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनसे भोजन प्राप्त होता है, कुछ ऐसे जिनसे कपड़े, कुछ से लकड़ी, कुछ से ईंधन और कुछ से चारा भी प्राप्त होता है। वो अलग अलग तरह की वैरायटी है पेड़ पौधों की। तो ये जैव विविधता का ही कारण है, जैव विविधता के कारण ही है कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे से हमें अलग अलग तरह की चीजें प्राप्त होती हैं। दूसरा है, जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने में सहायक है। जैव विविधता, देखो आपने पता है कोई एक पौधे की किस्म है, दूसरे पौधे की किस्म है, उनका आपस में संक्रमण कराते हैं तो तीसरे पौधे की किस्म तैयार हो जाती है, विविधता। तो ये पैदावार बढ़ाने के लिए, ये किस लिए, हाइब्रिड चीजें बनाने के लिए, जिससे ज्यादा पैदावार हो, फसल अच्छी हो। तो इस प्रकार जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने में भी सहायक होती है। जैव विविधता पोषण चक्र को गतिमान रखने में सहायक है। इसका क्या मतलब है, देखो आपने पता है कि छोटे पेड़ पौधे हैं, ये जैव विविधता की एक किस्म है। अब छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, जैसे टिड्डा, खरगोश आदि। अब इसके बाद खरगोश, टिड्डा है जो, चूहे इसको खा जाते हैं, या मेंढक, चूहे या मेंढक को सांप आदि खा जाते हैं, और सांप आदि को चील, और चील आदि को अपघटक खा जाते हैं। तो ये पोषण के स्तर है। जैव विविधता पोषण चक्र को चलाती है कि ये डिपेंड है इसके ऊपर, ये डिपेंड है इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर। तो अलग अलग ये वैरायटी, अलग अलग विविधता है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो यानी ये पोषण चक्र को भी गतिमान करते हैं। पोषण चक्र चलता रहता है जब अलग अलग विविधता जीव जंतुओं की होती है, तो एक जंतु दूसरे जंतु पर निर्भर है, तो ये चक्र चलता रहता है। पोषण का, पोषण मीन्स भोजन का, एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहता है। जैव विविधता परितंत्र को स्थिरता प्रदान करती है। जी, जैव विविधता के अंदर वनस्पति भी आती है, पेड़ पौधे, और वायु, वन, और आपका जल, जीव जंतु, ये सब मिलकर पारितंत्र को निर्माण करते हैं और पारितंत्र को स्थिर बनाकर रखते हैं। अगर इनके अंदर से किसी एक भी विविध चीज को हम हटा देते हैं, एक भी घटक को हटा देते हैं, तो पारितंत्र स्थिर नहीं रहेगा, उसका संतुलन खराब हो जाएगा। तो ये जो विविध विविध प्रकार की अलग अलग स्तर हैं पारितंत्र के, ये सब मिलकर पारितंत्र को स्थिर रखते हैं। तो इसलिए पारितंत्र को स्थिर रखने के लिए भी जैव विविधता की जरूरत होती है। पारितंत्र, अगर आपकी समझ में पारितंत्र थोड़ा ये हार्ड वर्ड लगता हो, तो पारितंत्र का मतलब होता है जब किसी स्थान पर पौधे, जंतु और उनके लिए निवास स्थान, उनका भोजन, ये सब मिलकर किसी ऐसे स्थान का निर्माण करते हैं कि उन्हें भोजन भी वहीं मिलता है, रहने के लिए निवास स्थान भी मिलता है, एक दूसरे पर जीव जंतु निर्भर हैं भोजन के लिए, खाना पीना सब वहीं उपलब्ध है, वहीं पर उनके लिए वन, जल, जंगल सब है, मिट्टी, पहाड़ सब। तो ये सारा एक अक्षेत्र मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र जलीय पारितंत्र भी हो सकता है, जैसे कि एक मछली, जो कांच का मछली घर बना लेते हैं, उसके अंदर जल भी होता है, छोटे पौधे भी होते हैं,
मछली भी होती है, वायु भी होती है, जल भी होता है, वो जलीय पारितंत्र है। एक स्थलीय पारितंत्र होता है, जैसे वन होता है, ठीक है, जंगल, उसमें सभी जीव जंतु वनस्पति मिलते हैं। रेड डाटा बुक क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। रेड डाटा बुक क्या है? वो एक ऐसी पुस्तक है, आधिकारिक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर किस तरह की प्रजाति, जीव जंतु या वनस्पति की समाप्त होने की कगार पर है, क्या उसके कारण है समाप्त होने के, और क्या उपाय किए जा सकते हैं उसको बचाए रखने के लिए। ये सारा रिकॉर्ड जिस किताब में रखा, आधिकारिक पुस्तक के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक वह आधिकारिक पुस्तक है जिसमें विलुप्त होने के कगार पर, जो समाप्त होने के कगार पर कोई जीव जंतु या वनस्पति प्राणी की कोई ऐसी प्रजाति है, तो उसकी सूची बनाकर और उसके संरक्षण से संबंधित जानकारी, यानी कैसे उसको संरक्षित करके रखा जा सकता है, बचाया जा सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये IUCN का पूरा फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसके द्वारा जारी की जाती है। जैसे रेड डाटा बुक के अंदर काला हिरण, चिंकारा, चीतल आदि प्राणियों की सूची, संकटग्रस्त प्राणियों के अंदर ये सब आते हैं, और इनकी सूची भी रेड डाटा बुक के अंदर डाल दी गई है। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं जी? राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान मीन्स होता है कोई जंगल वनस्पति का क्षेत्र, जीव जंतु का क्षेत्र। राष्ट्रीय वो होता है जिसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया हो और जिसके अंदर जीव जंतु वनस्पति का संरक्षण किया जाता हो सरकार के द्वारा, तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र है जो सरकार द्वारा वन्य जीवों, वन के जीव जंतुओं और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब वही उसके अंदर जो खाना पीना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मिट्टी, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पति सभी मिलाकर पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इन सब की रक्षा के लिए संरक्षित किया गया हो कोई क्षेत्र, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। भारत के अंदर सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, देहरादून के अंदर है। इसको पहले हेल नामक नाम दिया गया था और अब इसका नाम कर दिया गया था बाद में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये उत्तराखंड में है, पूछा जा सकता है कहां पर है, सबसे पहला यही है। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, लखीमपुर खीरी में। और तीसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड के अंदर है। चौथा है ये चौथे वाला दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू एवं कश्मीर के अंदर है। पूछा जा सकता है कोई सा भी, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। सह विलुप्तता क्या है? सह विलुप्तता, सह मिस होता है एक साथ में या किसी के साथ में, और विलुप्तता होता है विलुप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। जब एक प्रजाति है और उसके साथ में दूसरी प्रजाति, एक प्रजाति समाप्त होने वाली है तो दूसरी प्रजाति भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो पहले वाली प्रजाति के ऊपर निर्भर करती है खाने पीने रहने के लिए। तो इससे एक प्रजाति के नष्ट होने पर दूसरे किसी भी जीव जंतु या वनस्पति की प्रजाति जब नष्ट होने वाली हो तो इसे सह विलुप्तता बोलते हैं जी। जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती है, इसे ही सह विलुप्तता कहते हैं। जैसे डोडो एक पक्षी था जी, क्या एक डोडो एक पक्षी, डोडो और कल्वेरिया वृक्ष, ये डोडो पक्षी के खत्म होने पर, डोडो पक्षी खत्म होने पर कल्वेरिया वृक्ष भी खत्म लगभग होने वाले हैं या हो गए हैं। ये क्या इसका संबंध था आपस में बताते हैं। डोडो एक ऐसा पक्षी था जो कल्वेरिया नामक वृक्ष की गुठली को, बीज को हजम कर सकता था जी, क्योंकि इसका जो बीज होता है बड़ा कठोर होता है, वो इसको निगल लेता था और इसके जब वो पेट के अंदर जाता था तो वो जो बीज होता था उसका जो हार्ड कवच था वो गल जाता था। गलने के बाद जब वो बीज उसके शरीर से बाहर निकलता था तो उसमें से अंकुरण निकलता था और वो जमने लग जाता, नहीं एक कल्वेरिया का पौधा तैयार होने लगता था, अंकुरण हो जाता था। क्योंकि उसका जो कठोर कवच था उसके कारण, उस कठोर कवच के बिना टूटे उसका अंकुरण होना असंभव था। तो डोडो पक्षी ऐसा पक्षी था जो इसको हजम कर लेता था, खा लेता था। तो इसलिए जब डोडो पक्षी खत्म हो गए तो उसके साथ साथ इनका अंकुरण दूसरा कोई पक्षी सामान्यतः नहीं कर पाता है उनको हजम।
तो इसीलिए इनका भी अस्तित्व खत्म हो गया। इसीलिए इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, ये पास्ट का उदाहरण है, ये प्रेजेंट का। अंजीर का एक पौधा होता है और एक अंजीर का ततैया होता है, उसके ऊपर जो ततैया वाष्प होता है। अंजीर का ततैया क्या करता है, अंजीर के अंदर जो पौधे होते हैं उनका परागण क्रिया कराता है, परागण क्रिया, और इसके जरिए ही पौधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का एक ततैया होता है, एक छोटा जंतु जो इसके पौधे के अंदर परागण क्रिया करता है और इसका आगे से आगे इसके प्रजाति को बढ़ाता है। अगर इनमें से ये विलुप्त हो गया तो ये विलुप्त हो जाएगा, और ये विलुप्त हो गया था तो ये भी विलुप्त होने की कगार पर है। इसे बोलते हैं सहविलुप्तता। जी, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व से आप क्या समझते हैं? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दूसरा नाम बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो इसका उदाहरण भी देना है और समझाना है कि ये इसका क्या मतलब है। जी, बायोस्फीयर रिजर्व वो बड़ा विशाल क्षेत्र होता है जिसके अंदर जीव विविधता के संरक्षण तथा अनुसंधान शिक्षा के उद्देश्य से सरकार ने स्थापित किया है। जिसके अंदर जो जीव जंतु की विविधता है, यानी जीव जंतु की अलग अलग किस्में हैं, पेड़ पौधों और जंतुओं की, उस सबका संरक्षण सरकार द्वारा किया गया है विशाल क्षेत्र में। और जिसका संरक्षण का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान करना, यानी उसके अंदर रिसर्च करना, और शिक्षा के उद्देश्य से यानी उसके अंदर स्टडी करना, पता लगाना कि किस किस प्रजाति को किस प्रकार की समस्या है और आगे किस प्रकार हम उसको संभाल सकते हैं, किसी भी प्रजाति की क्या मदद कर सकते हैं ताकि पारितंत्र नियमित बना रहे और जैव विविधता बनी रही। तो इस उद्देश्य से जो स्थान विशाल क्षेत्र संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है सरकार के द्वारा, वो उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इसमें वन्य जीव, वनस्पति और मानव समुदाय सभी संतुलित रूप से सह अस्तित्व में रहते हैं। इसके अंदर यानी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वन्य जीव भी मिलेंगे, वन के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियां भी होती हैं और इंसान भी उसके अंदर रहते हैं, लेकिन सभी संतुलित रूप से सह अस्तित्व में रहते हैं, यानी एक दूसरे का अस्तित्व बनाकर रहते हैं, एक दूसरे किसी प्रजाति को कोई खतरा नहीं होता। जैसे सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में और पन्ना नामक स्थान है मध्य प्रदेश के अंदर। अभयारण्य, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अभयारण्य या प्राणी विहार जिसे सेंचुरीज भी बोलते हैं, ये क्या है? ये भी सेम बायोस्फीयर रिजर्व से मिलता जुलता है, पर इसमें थोड़ा सा क्या फर्क है। अभयारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। इसमें मनुष्य को देखो, उसमें तो मनुष्य भी रहते थे, इसमें मनुष्य बाहर रहते हैं, यानी मनुष्य नहीं रहते, लेकिन मनुष्य को अनुमति होती है कि वन्य जीवों को बिना नुकसान पहुंचाए चारा काटने, लकड़ी काटने या पशु चराने की अनुमति वो प्रदान कर लेते हैं, पर बिना पशु पक्षी और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाए। अभयारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। इसमें मनुष्य को वन्य जीवों को बिना हानि पहुंचाए चारा काटने, लकड़ी काटने या पशु चराने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। जैसे मदारी हाट है पश्चिम बंगाल के अंदर और घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान के अंदर है। वर्तमान में भारत में लगभग 570 अभयारण्य हैं। जी, अतिदोहन और वहन क्षमता। अतिदोहन का मतलब होता है कोई भी प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति या जीव जंतु जो कि मनुष्य अपने प्रयोग में अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है, यदि उसका उपयोग लालच करके अत्यधिक किया जाने लगे, फायदे के लिए अति मात्रा में उसका प्रयोग किया जाने लगे, तो वो जो अति प्रयोग करते हैं किसी भी संसाधन का, वो अतिदोहन कहलाता है। और वहन क्षमता का मतलब होता है वो क्षेत्र, एक ऐसा निश्चित क्षेत्र जिसके अंदर जी एक क्षेत्र है, ये इतना, ये मान लेते हैं 100 किलोमीटर का है, और इसके अंदर इतनी वनस्पति आ सकती है, इतने जीव जंतु, इतने पशु पक्षी और ये पानी मिट्टी रह सकती है। अब अगर इन जीव जंतुओं के अलावा इसमें इतने जीव जंतु कुछ मात्रा के अगर हम और सोचें कि वो भी इसके अंदर रहने लग जाएं, तो क्योंकि वो पहले ही इतना फुल है, इतने जीव जंतु उसके अंदर है कि इससे ज्यादा जीव जंतु वनस्पति पौधे उस क्षेत्र में समा नहीं सकते, तो वो उस क्षेत्र की वहन क्षमता है।
यानी कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, अक्षमता यानी वो इतने ही वहन कर सकता है वो क्षेत्र, जीव जंतु और वनस्पति को, उससे ज्यादा उसके अंदर नहीं रह सकते। जैसे कि किसी एक घर या मकान में कितने आदमी समाहित हो सकते हैं, समा सकते हैं, रह सकते हैं, वो ही वहन क्षमता होती है। तो अति दोहन होता है जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है और मनुष्य प्राकृतिक संपदा का उपभोग आवश्यकता से अधिक करने लगता है, तो उसे अति दोहन कहते हैं। वहन क्षमता वह अधिकतम जनसंख्या जिसे कोई दिया गया क्षेत्र बनाए रख सकता है, उससे ज्यादा जनसंख्या नहीं आ सकती उसके अंदर, वह जनसंख्या की वहन क्षमता कहलाती है, उस स्थान की वहन क्षमता कहलाती है। जैव विविधता तथा या वन्य जीवों वन्य जीवन जी, जैव विविधता, वन्य जीवों या वन्य जीवन या वन्य प्राणियों के विनाश या क्षति के मुख्य कारण लिखिए। यानी ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जैव विविधता के विनाश का या क्षति के मुख्य कारण क्या है, वन्य जीवों की क्षति के मुख्य कारण क्या है, वन्य जीवन की क्षति के मुख्य कारण क्या है, या फिर वन्य प्राणियों के विनाश या क्षति के हानि के मुख्य कारण कौन कौन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब भी वन्य जीवन, वन्य प्राणी, जैव विविधता या वन्य प्राणियों के विनाश के क्षति के कारण आ जाए, तो उसका सबसे बड़ा मुख्य जो कारण होता है, नंबर 1 होता है जो होता है वनों की कटाई, वनों की अत्यधिक कटाई विकास के लिए। जैसे आपने पता छोटे छोटे कस्बे शहर बनते जा रहे हैं, शहर बड़े बड़े मेट्रो शहर बनते जा रहे हैं, तो विकास के लिए वहां पर यातायात साधनों के लिए वनों की कटाई की जा रही है, तो सबसे बड़ा कारण है जैव विविधता का ये। दूसरा कारण है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण बहुत सारी प्रजातियां, पेड़ पौधे जो है नष्ट होने की कगार पर है, या वो पनपते नहीं है, नष्ट हो जाते हैं कुछ सालों के बाद। थर्ड है आग लग जाना, जंगल वगैरह में आग लगना। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहां पर पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं या वहां से स्थान छोड़ देते हैं जी। तो कौन कौन मुख्य कारण है, एक तो तीव्र विकास के लिए वनों की कटाई, वन्य जीवों का शिकार भी एक इसका मुख्य कारण है। जैसे कुछ जीव जंतु इनका अत्यधिक शिकार करने के कारण वो समाप्त होने की कगार पर है। प्रदूषण के कारण वन्य जीव पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वनों में लगने वाली आग भी इसका प्रमुख कारण है। ये 10th का ख है, 10वें क्वेश्चन ख है। वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है जी, वन्य जीवों का यानी वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसके लिए सरकार ने कौन कौन से जरूरी कदम उठाए हैं, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास है, बहुत ज्यादा खास प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वन्य जीवों का संरक्षण यानी सुरक्षा क्यों जरूरी है जी। अभी आपको बताया था कि छोटे छोटे पेड़ पौधों के ऊपर जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु निर्भर रहते हैं, जैसे टिड्डा, और इसके ऊपर निर्भर रहते हैं जैसे मेंढक, चूहा, और इसके ऊपर निर्भर रहते हैं जैसे सांप आदि, और इसके ऊपर चील, बाज वगैरह और दूसरे अपघटक आदि। अगर इसमें से हम किसी एक प्रजाति को अगर हटा दिया गया तो टिड्डा जो है, ये जीव जंतु, इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, और जो जीव जंतु इसके ऊपर निर्भर थे वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, और उसके बाद ये भी जब इन्हें भोजन नहीं मिलेगा, इनकी जिसको ये खाते हैं तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार पूरा पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण अति आवश्यक है, इसके नष्ट होने पर संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसके लिए सरकार ने कौन कौन से उचित कदम उठाए हैं। सरकार ने, भारत सरकार ने वन्य जीवों के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI और वन्य जीवन भारतीय परिषद IBWL का गठन किया है, जिसका काम यही है कि जीव जंतुओं का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण करना, परितंत्र का ध्यान रखना, और जंगली जीवों के शिकार पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है। अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति के जंगलों को काटने पर रोक लगाई गई है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। भारतीय जंतु सर्वेक्षण विभाग द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों को, जो प्रजाति जीव जंतु वनस्पति की संकटग्रस्त है, जिसकी उम्मीद है कि ये समाप्त हो सकती है कुछ सालों में, उसके लिए रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जा रहा है, ताकि उनकी स्टडी इंटरनेशनल लेवल पर भी की जा सके। आपके लिए
फर्स्ट क्लास जबरदस्त इसी चैप्टर के एक 1 लाइनर क्वेश्चन और आंसर है जो ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। पारितंत्र के जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक कौन से होते हैं जी? आपने एक बात ध्यान रखना है, जहां भी आपके बायोलॉजी में जैव, जीव या जैविक का नाम आता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बायोलॉजी आपकी समझ में बहुत आएगी जब कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैव, जीव और जैविक का जहां भी चर्चा होता है तो वो आप समझ लेना वहां कौन सी चीजों का चर्चा हो रहा है? पौधों और जीव जंतुओं का। ठीक है, इसका मतलब ही जैव, जीव और जैविक का मतलब ही पौधे और जंतुओं से होता है। तो किसी भी पारितंत्र के अंदर, पारितंत्र का मतलब होता है किसी कोई वो क्षेत्र जहां पर जीव जंतु, पौधे, खाना पीना, उनका आवास, सब कुछ व्यवस्था उपलब्ध होती है, उसको पारितंत्र बोलते हैं। पारितंत्र के जैविक घटक कौन से होते हैं? जो इसके अंदर पौधे, जीव जंतु होते हैं। और पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से होते हैं? जहां मिट्टी, पानी, वायु, आवास, उनका घर होते हैं, क्योंकि ये अजीव है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? सारस है। वन्यजीव कोष को 11 सितंबर 1961 में स्विट्जरलैंड में शुरू किया गया था। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक लाइकेन है, यानी उद्योग कितना प्रदूषण, कौन सा उद्योग कर रहा है, उसकी जानकारी लाइकेन वगैरह छोटे छोटे जो शैवाल होते हैं वो पता लगा लेते हैं, उससे पता लग जाता है। भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम क्या है? बाघ है। इसके संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया था। ये इसी चैप्टर के हैं भाई, केवल इसी चैप्टर के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, घड़ियाल, ये घड़ियाल है, घड़ियाल परियोजना, मगरमच्छ इसको घड़ियाल परियोजना सन 1975 में शुरू की गई थी। आपको बता दें कि काफी साल पहले, ये 1975 के आसपास, केवल भारत के अंदर लगभग 70 घड़ियाल रह गए थे। और आज जो है, आज के वर्तमान में घड़ियालों की संख्या भारत के अंदर लगभग 7000 प्लस हो गई है। कितना, देखो कितना गुना बढ़ गया इस परियोजना के तहत। जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयुक्त विधियों के नाम, देखो जैव विविधता है ना, जैव विविधता, उसका हमने संरक्षण करना है, यानी जैव विविधता को बचाए रखना है, तो उसके लिए 2 विधि हैं। एक है स्वस्थानीय संरक्षण, एक है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ये एक स्थान है, इसमें कुछ जीव जंतु रहते हैं और कुछ पौधे रहते हैं, और उन पर कोई संकट है, तो जब कोई सरकार द्वारा ऐसा कार्यक्रम चला जाता है कि उनको उसी के स्थान पर, उन्हीं के घर में जो परेशानी आ रही है उसको हटाया जा सके और उनकी सुरक्षा उसी स्थान पर किया जा सके, उसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। और जब इस स्थान पर कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या आ गई है कि वो यहाँ इनको रखना मुश्किल है, इनको दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो उस संरक्षण को बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक ही क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के समूह को समुदाय कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है जी। अगर आपको ये चैप्टर, देखो स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर के अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिले तो वो हमारी गलती है, पर अगर आपने ध्यान से तैयारी नहीं की तो वो जी। इसी तरह से दूसरे पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए। इंटर क्लास 12 की इस पर कंप्लीट इंग्लिश, वो भी ट्रिक के साथ में, कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट बायोलॉजी, तीनों के तीनों, यानी 300 नंबर, 500 में से 300 नंबर का मटेरियल आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और जबरदस्त तरीके से आपको समझ में भी आएगी, साधारण भाषा में, और डेफिनेशन बिल्कुल वो है जो आपने एग्जाम में लिखनी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।